सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। सभी को शुभ संध्या। वैद्य समाज इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन में मैं वैद्य गुरुदर्शन शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को शुभ संध्या। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। तो लगभग जो है मूल नाड़ी परीक्षा यानी कि बेसिक पल्स डायग्नोसिस आप सभी ने लगभग कंप्लीट कर लिया है। बस एक दो पॉइंट और है, इसे पढ़ा करके मूल नाड़ी परीक्षा है ना, आप सभी कंप्लीट करने वाले हैं। शायद आज कंप्लीट हो भी जाए, चलिए आज नहीं तो कल हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो नाड़ी विद्या का इतिहास, नाड़ी क्या है, इसकी संख्या, नाड़ी विज्ञान को कैसे समझें, अब तक आपने नाड़ी देखना कैसे सीखा, नाड़ी परीक्षा का क्या महत्व है, नाड़ी परीक्षा कहाँ करना है, कब करना है, उंगलियों पे दोषों की स्थिति, पल्स रेट कैसे ज्ञात करना है, नाड़ी से अग्नि का ज्ञान कैसे होगा। नाड़ी के जो है अभी केवल एक ही लेवल का परिचय हुआ है, इसका नाम है दोषा गति लेवल ऑफ पल्स, है ना, गति लेवल ऑफ पल्स। इसमें आप सभी को बात पित्त कफ के प्रकृत गतियाँ और बात पित्त कफ की विकृत गतियाँ, द्विदोषज गतियाँ, त्रिदोषज गतियाँ हमने बताया। फिर मैंने आपको जो है रिदम आदि कल मैंने बताना शुरू किया था। और आज हम जानते हैं नाड़ी से ब्लड प्रेशर का ज्ञान और नाड़ी से तापमान का ज्ञान। देखते हैं आज कहाँ तक टॉपिक कंप्लीट होता है। तो लगभग जो है 17 क्लास हो चुका है और हम लोग जो है बेसिक पल्स डायग्नोसिस जो शास्त्रों में वर्णन है वो यही है जो मैंने आपको अभी तक सिखाया। इससे बाहर शास्त्रों में वर्णन नहीं है, इससे आगे वर्णन नहीं है। बेसिक पल्स डायग्नोसिस हम इसको कहते हैं। अब है आगे उच्च स्तर नाड़ी परीक्षा, इसको कहते हैं एडवांस पल्स डायग्नोसिस, जो क्या है कि मूल में नहीं है, मतलब कोई ग्रंथ में नहीं वर्णन है, लेकिन वैद्यों के संज्ञान में है। वैद्य लोग इसको कर रहे हैं तो एक दूसरे को सिखा रहे हैं, है ना। जैसे मैं आपको सिखाऊंगा, फिर आप सीख करके आप आगे सिखाएंगे, इस प्रकार से, है ना। आपको जो है इसी प्रकार से ये एडवांस जो है पल्स डायग्नोसिस आगे मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। इसमें से मुख्य रूप से जो होगा जो मैं करता हूँ, एक तो धातु लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस और एक जो इसमें आता है ऑर्गन लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस। धातु लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस में आप सभी क्या है कि रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, आर्तव, गर्भ और गर्भ लिंग का पता कर लेते हैं। और आपको जो है अगला जो है ऑर्गन लेवल ऑफ पल्स में आप जो है रोगी का हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, स्प्लीन, स्टमक, है ना, छोटी याद, बड़ी याद, गर्भाशय, ये सारे का स्थिति पता कर लेते हैं। तो ये एडवांस पल्स डायग्नोसिस है। तो आगे मैं क्लास रहेगा इसका। मुख्य रूप से यही दो के ऊपर हम अभी जो है कर रहे हैं। बाकी आगे सत, रजतम, ओजस, तेजस, प्राणस, ये सारे भी हैं, है ना। तो सब हम अभी मतलब क्या है कि गिने चुने ही रोगी का या कोई पर्सनल रोगी का ऐसा करता हूँ, क्योंकि ये जो है बहुत ही सूक्ष्मता से किया जाता है और टाइम दे करके किया जाता है। फिलहाल आपने बेसिक पल्स डायग्नोसिस कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब जो है आप सभी को जो है जो है बेसिक कंप्लीट कर लिया और सीख भी लिए हैं, ऐसी बात नहीं है। जिनको लगा कि आप जो है इसे कंप्लीट किए हैं, मैंने कुछ सीखे हैं, एक दो पॉइंट आपने सीखा है, तब मुझे अपना फ़ोटो भेज दीजिएगा जी, ठीक है। जिनको लगता है कि हमने कुछ सीख लिया है ना, पूरा पॉइंट नहीं लेकिन कुछ सीख लिया है, एक दो गति हमें पकड़ में आ गई है, तो आप सभी जिन्होंने सीख लिया है कुछ ऐसी चीज़ें, तो आप जो है मुझे अपना फ़ोटो भेजना, आपको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा जी, ठीक है। आपको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा वैद्य समाज इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन की तरफ से कि आपने हमसे जो है परंपरागत तरीके से आपने जो है हमसे सीखा, नाड़ी विद्या सीखा। तभी तो कल को कहेंगे कि हाँ मैंने कहाँ से सीखा, लोग पूछेगा आपसे आपने कहाँ से सीखा, है ना।
तो आपको कहने को होगा कि आपने हमारे यहाँ से सीखा। जैसे पंचकर्मा सीखेंगे तो मैं आपको दूंगा पंचकर्मा का सर्टिफिकेट। तो आपको बस इतना कहने का होगा कि हाँ हमारे जो है हमने कोई इंस्टीट्यूट से प्रॉपर इसके पढ़ाई किया है, ट्रेनिंग लिया है। ऐसा नहीं कि हमने कहीं जो है क्या है कि हवा में, मतलब है ना, होती है ना हवा में नाड़ी देखना, तो ऐसा। तो आपको एक कहने का कम से कम हो जाएगा कि हमने यहाँ से सीखा। जैसे ये देख सकते हैं पंचकर्मा का सर्टिफिकेट है, जो भी पंचकर्मा कंप्लीट किए हैं, है ना। लेकिन नाड़ी वाला जो है उनको देंगे जिन्होंने नाड़ी सीखा है जी, है ना। इनको लगता है अंदर से बोल आवाज़ आ रही है कि नहीं हमने तो कुछ पॉइंट हमने सीखा है वैद्य जी से। तो अपना फ़ोटो भेजिएगा, कल से आप भेज सकते हैं फ़ोटो, ठीक है, ठीक है जी। कल से फ़ोटो भेजिएगा, आप सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा, 2-3 दिन के बाद में मिल जाएगा। लेकिन ये मैं आपको कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, आपको डायरेक्ट में दूंगा, है ना। टेस्ट क्या है कि आप अपना ही लीजिए, है ना, मूल्यांकन करिए, अवलोकन करिए कि आपने कितना सीखा। अगर आप, मैं बता रहा हूँ, अगर आपने क्या है कि 30% भी सीखा तो मैं आपको दे रहा हूँ, पास हो आप, ठीक है। 30% भी सीखा, है ना, तो आपको मैं दे रहा हूँ। बाकी जब भी आप सीख जाएंगे मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। 30% से जो कम सीखे उनको मैं नहीं दूंगा, ठीक है। आप फ़ोटो मत भेजना, ठीक है, अपना बाद में दे देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है जी। तो फिर मैं आपको इतना जितना अभी तक हमने पढ़ाया इतना, ठीक है। बाकी आगे और पढ़ाएंगे तो आगे के और, है ना, रहेगा। तो फिलहाल आपने बेसिक आधे कंप्लीट कर लिया है। बेसिक में यही था कि कैसे देखना है ना, और क्या तौर तरीका होता है, कैसे समझे। पहले तो यही आपको समझा दिया मैंने कि नाड़ी विज्ञान को कैसे समझे। बहुत सारे लोग को समझ में ही नहीं आता है, जैसे, है ना, लगता है कि कोई ये चीज़ें हैं हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, सीख ही नहीं पाएंगे। ये कोई क्या है कि बूढ़े बुजुर्गों के लिए होता है, या फिर साधु महात्माओं के लिए होता है, योगियों के लिए होता है, सन्यासियों के लिए होता है। परंतु मैंने आप सभी को बता दिया, है ना, और आप सभी को कैसे बताया ये आपने देखा। तो यही टेक्निक था, नाड़ी विज्ञान को कैसे समझे। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, है ना, तो आपने समझा, इतना तो समझा होगा। फिर आगे इसमें मुख्य रूप से जो है गति लेवल ऑफ पल्स होता है कि आपको बात पित्त कफ के प्रकृत गतियाँ और बात पित्त कफ के विकृत गतियाँ, इतना तो मालूम तो है ना, इतना मालूम होना चाहिए। पहले तो रट्टा नहीं लगाना है, मालूम होना चाहिए कि बात की प्रकृत गतियाँ सर्प है, बात के विकृत गतियाँ जलौका है, पित्त की प्रकृत गतियाँ मंडूक है, पित्त की विकृत गतियाँ जो है क्या है कि तितर गति, बटेर गति, उष्ट्र गति का गति ये है ना। फिर आपको कफ का जो है प्रकृत गतियाँ हंस गति है, विकृत गतियाँ कपोत गति है। तो इतना याद तो है ना कम से कम, तो समझिए कि आप जो है पास हैं, है ना। तो ये सब याद होना चाहिए, तभी तो आप कर पाएंगे कल्पना, है ना। या फिर कोई नाड़ी आप देख रहे हैं, आपसे कोई सवाल कर दिया, है ना, तो फिर आप घेरे में आ जाएंगे, है ना। तो फिर क्या आपको पता ही नहीं रहेगा उस तत्काल, तो उस अब क्या जवाब देंगे। तो फिर आपको जो है क्या है कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको कल क्या बताया जी, कल मैंने आपको बताया था रिदम के बारे में। तो रिदम 2 प्रकार से यहाँ पे आपको मैंने बताया था। पहले रिदम, और रिदम क्या है, तो रिदम को मैंने बताया कि अगर ये नियमित है, रिदम मतलब नाड़ी की चाल की नियमितता, चाल का ढंग नहीं, चाल की नियमितता अगर नियमित है तब तो क्या है, रिदम बढ़िया है। नियमित मतलब स्वस्थ है, और अनियमित मतलब रोग या दोष की संभावना। तो रिदम मतलब होता है चाल की नियमितता, जबकि नाड़ी की नियमितता, और चाल मतलब होता है नाड़ी की ढंग, गति। तो मैंने आपको कल बताया था कि हृदय रिदम निम्न बातों पर निर्भर करता है, क्योंकि रिदम जो है हृदय से हो रहा है। तो रिदम जो है हृदय में कौन कौन से बात पित्त कफ है, तो प्राण वायु, व्यान वायु है, अवलंबक और साधक पित्त है, ये हृदय में रहता है और इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने बताया कि एक तो रेगुलर होगा, एक इरेगुलर होगा। तो जो रेगुलर है वो तो रेगुलर है, वो प्रतिदिन समय पे, है ना, समय एक निश्चित अंतराल पे हो रहा है तो स्वस्थ है। एक है इरेगुलर, परंतु इरेगुलर में भी 2 प्रकार के हैं। एक है रेगुलरली इरेगुलर पल्स, कि भाई अनियमित तो हो रहा है पर एक निश्चित अंतराल पे अनियमित हो रहा है, तो हम इसे देख पा रहे हैं। और एक होता है इरेगुलरली इरेगुलर पल्स, जो क्या है कि अनिश्चित अंतराल पे गायब होता है, अनिश्चित अंतराल पे गायब हो रहा है ना।
कभी भी निश्चित नहीं है कि कब होगा। तो इसी आधार पे जो है रोग हमने डिसाइड किया। अगर क्या है कि रेगुलरली इरेगुलर पल्स है तो इसका इंडिकेट है साइनस अरिथमिया का, और यदि क्या है कि इरेगुलरली इरेगुलर पल्स है तो समझ जाइए कि ये जो है हार्ट फेलियर या फिर क्या है कि खास करके जो है यह जो हृदय की एक असामान्य तेज धड़कन है, जो क्या है कि ये जो है हृदय का जो है विविध रोगों को बताता है ना। तो एट्रियल फिब्रिलेशन है ना, या एट्रियल फल्टर है ना, स्पंदन ऐसा कुछ बताता है। और इससे जो है इसमें जो है पल्स पैटर्न पता ही नहीं चलता है, इसे क्रेजी पल्स कहते हैं। और ये कभी 2 मिसिंग, कभी 3 मिसिंग, कभी 4 मिसिंग के बाद में जो है एक मिनट। एक मिनट कहीं हाँ, चलिए। तो वॉल्यूम एंड टेंशन, इसी से हम बीपी का पता करने वाले हैं। नाड़ी में वॉल्यूम मतलब आयतन और टेंशन मतलब तनाव, यानी कि नाड़ी में कितना तनाव है, यानी कि प्रेशर की बात हो रही है, तनाव है ना, कितना है। नाड़ी में वॉल्यूम, आयतन क्या है, वॉल्यूम का अर्थ है नाड़ी में रक्त की मात्रा है ना, और जितना ज़्यादा मात्रा होगा उतना ही ज़्यादा उभार होगा नाड़ी पे, और जितना ज़्यादा कम होगा नाड़ी का उभार या फिर नस का उभार। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, अभी मेरा फिलहाल जो है नाड़ी नस जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डाउन चला गया है, नस की उभार नहीं है। मतलब अभी क्या है, नाड़ी में वॉल्यूम यानी कि आयतन कम है, यानी कि नाड़ी में रक्त की मात्रा कम है, नस नाड़ी में उभार। अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि लीवर हमारा जो है ना, जो ब्लड है ना, ये लीवर, स्प्लीन और इधर इधर के ऑर्गन में है। अभी जो है नस नाड़ियों में रक्त का बहाव कम है। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कहेंगे। आवाज़ आ रही है जी? हमें लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। आवाज़ आ रही है जी? हाँ बताइएगा कोई। तो देखिए इसमें बताया गया है, एक मिनट, तो नाड़ी में वॉल्यूम आयतन क्या है, तो नाड़ी में जो है वॉल्यूम जो है आयतन जो है क्या है, तो देखिए नाड़ी में रक्त की मात्रा। तो अभी मैं देख रहा हूँ ये नस में ना बहुत कम उभार है, कई बार तो एकदम पूरा फूल जाता है, ऐसे करता हूँ तो पूरा एकदम नस उभारा हुआ रहता है, तो उस समय रक्त जो है नसों में ज़्यादा है। लेकिन अभी जो है उभार नहीं है, तो इसका मतलब क्या, घट गया या अचानक बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। ये अलग ऑर्गन में रहता है, जैसे लीवर में हो गया, सबसे ज़्यादा स्प्लीन में होता है ना, हार्ट में होता है। तो इन ऑर्गन में ज़्यादा अभी स्टोर है, ठीक है। और नाड़ी में रक्त की मात्रा कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो नाड़ी कितनी भरी भरी महसूस हो रही है, हर धड़कन में कितना रक्त प्रवाह। देखिएगा कि किसी को, आप देखिएगा किसी का जो है ब्लड प्रेशर क्या है कि अभी 1 घंटा पहले 130 था, है ना, 20 था, और 1 घंटे के बाद देखता है, 2 घंटे के बाद देखता है, तो पता चलता है 150 हो गया। यानी क्या कहेंगे कि नाड़ी में जो है ब्लड बढ़ गया, मतलब क्या है कि उसका शरीर में, क्या कहेंगे कि उसका शरीर में ब्लड बढ़ गया। ऐसा नहीं कहेंगे, ब्लड तो उतना ही था जितना पहले, तो 4 लीटर 5 लीटर, लेकिन क्या हुआ है, एक तो हवा बढ़ गया, और दूसरी बात है कि उसमें जो है ना कि हाँ ब्लड बढ़ गया, नाड़ी में ब्लड बढ़ गया, परंतु बढ़ गया तो कहीं तो घटा होगा, कमा होगा। तो स्प्लीन में, लीवर में घट गया होगा, ब्रेन में और दूसरे ऑर्गन में घट गया होगा, हार्ट में घट गया होगा, कम मतलब कुछ तो कहीं तो कमी होगा, तभी तो ब्लड यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो कैसे है बीपी कैसे होता है, अभी ये सब थोड़ा सा बताएंगे भी, है ना। तो 1 मिनट, हमें लग रहा है कुछ स्लो चल रहा है नेटवर्क। चलिए, तो नाड़ी में आयतन क्या है जी, वॉल्यूम का अर्थ है कि नाड़ी में रक्त की मात्रा, है ना, उभार, भराव, नाड़ी कितनी भरी भरी महसूस हो रही है, नस कितना 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 भरा भरा महसूस हो रहा है, हर धड़कन में कितना रक्त प्रवाह हो रहा है, ये सभी। तो देखिए वॉल्यूम के प्रकार, एक होता है अधिक वॉल्यूम, फुल, नाड़ी मोटी होगी, नस मोटा होगा, उभरा उभरा हुआ होगा, तेज से जोर से धड़कती है। और ये जो है क्या होगा, बुखार,
उच्च रक्तचाप, पित्त वृद्धि, अधिक रक्त मात्रा, इसी के कारण होगा, है ना। कारण क्या है जी, बीपी हाई में क्या होगा जी, नाड़ी मोटा होगा, नस उभरी हुई होगी, इस प्रकार से। और दूसरा है लो वॉल्यूम, यानी कि लो, तो इसमें क्या होगा, नाड़ी पतली होगी, कमज़ोर होगा, मुश्किल से महसूस होती होगी। और कारण क्या है, कमजोरी होगा, एनीमिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा, वात वृद्धि होगा और बीपी लो होगा, बीपी लो होगा, है ना। बीपी लो मतलब क्या होता है जी, बीपी के बारे में हमने कुछ बताया है, तो आप क्या समझते हैं बीपी का मतलब? बीपी का मतलब यही ना कि जो नस है, जो नाड़ी है, इसमें जो ब्लड जा रहा है तो एक दबाव तो होगा ना उस नाड़ी में, उस नस में। जैसे कोई पाइप है और पाइप में पानी गुजर रहा है तो उस पाइप पे कुछ तो प्रेशर होगा, कुछ तो प्रेशर होगा। इसी को नापा गया है जी mmHg में, मिलीमीटर ऑफ हाइड्रेजियम में मापा जाता है। कोई भी चीज़ एक मापक होता है ना, मात्रा तो होगी ना। जैसे हम क्या है कि कोई भी फल, इसको किलो में नापते हैं, है ना, तौलते हैं। और कोई क्या है कि दूध है तो इसको हम किलो में नहीं बल्कि क्या लीटर में नापते हैं, है ना। तो दूरी है तो इसको किलोमीटर में, कुछ इस प्रकार से मापक होता है। इसी प्रकार से mmHg होता है। 120/80 क्या है जी, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ना, mmHg, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ हाइड्रेजियम। तो क्या है कि अगर नस है, मान लीजिए, देखिए हमारा ये नस है, उभार हुआ है, देख थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, उभरा हुआ है, तो अगर ये पूरा फुल है, पूरा उभरा हुआ है, मतलब बीपी हाई है, सिंपल। और अगर ये डाउन है तो बीपी लो है जी। और बाकी तो क्या है कि नाड़ी है ही अपना, नाड़ी से आपको पता करना है, कैसे करना है आगे मैं बताता हूँ। तो नाड़ी में टेंशन, तनाव का अर्थ है नाड़ी की दीवारों में कठोरता, नाड़ी को दबाने पर वह कितनी कठोर या नरम लगती है। अब मान लीजिए कि ये नाड़ी है, दाब रहे हैं और हल्का सा दाबें, बंद हो गया नाड़ी, क्या समझा आपने? या फिर जोर से दाब रहे, नाड़ी बंद ही नहीं हो रहा है, मतलब पल्स आ ही रहा है, तो इसी को कहते हैं टेंशन, है ना। जैसे हाइपर टेंशन, है ना, ऐसा होता है ना। तो टेंशन के प्रकार देखिए, अधिक टेंशन, हाई टेंशन ब्लड, नाड़ी कड़ी होगी, तनी हुई होगी, दबाने पे आसानी से नहीं दबती है। कारण क्या है, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हाई, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन, है ना, तनाव, क्रोध, पित्त या बात दोष वृद्धि। हाँ, बात दोष, यहाँ बात दोष वृद्धि नहीं होगा, है ना। यहाँ पे तो क्या है कि बात के यहाँ पे बात दोष हो सकता है, पर बात वृद्धि नहीं कहेंगे, कि वायु केवल हो सकता है, ठीक है, पर बात वृद्धि उस प्रकार का नहीं होगा कि बात का लघु गुण रुक्ष गुण, ये नहीं, है ना। यहाँ पे वायु रह सकता है, वायु के कारण जो है ना, केवल उसमें रक्त नहीं ज़्यादा रहेगा, हवा के कारण जो है प्रेशर ज़्यादा होगा। और दूसरा है कम टेंशन, यानी लो टेंशन पल्स, तो इसमें नाड़ी नरम होगी, हल्के से दबाने से ही दब जाएगी, बंद हो जाएगा। कारण क्या है, निम्न रक्तचाप, यानी कि निम्न रक्तचाप में लो प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शौक, कमजोरी, कफ दोष मतलब हो सकता है ना। तो कम टेंशन और अधिक टेंशन होगा जी, ठीक है। टेंशन मतलब क्या है कि उसका जो है किस प्रकार का तनाव कैसा है, तनाव यानी कि प्रेशर ही एक प्रकार से समझ लीजिए, है ना, प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब देखिए दो चीज़ें यहाँ पे आता है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। सामान्यतः वेव के दो पार्ट होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। आपको कुछ समझ में आया? असेंडिंग मतलब क्या, जैसे आप देखिएगा, एक मैं चित्र बनाता हूँ पहले, जैसे ये देखिए, ये ऊपर गया, ये हो गया असेंडिंग, और फिर नीचे आया तो ये हो गया डिसेंडिंग, है ना। ये क्या होगा जी, असेंडिंग और डिसेंडिंग, आया समझ में, इसी को कह रहे हैं। तो सामान्यतः जो वेव होंगे, जो पल्स होगा, वो पल्स कैसा रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, है ना, ऐसे ऐसे। जैसे मान लीजिए कि सर्प गति है तो कैसे है जी, ऐसे ऐसे है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, इसमें एक तो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, यानी कि एक असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो यही ना यहाँ पे बताया कि वेव दो प्रकार के होते हैं, वेव दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। वेव दो प्रकार के होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो ये बताया गया है
और पिक वॉल्यूम सिस्टोलिक, है ना। अब देखिए क्या है कि सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन तब होगा पिक, यानी कि वॉल्यूम यानी कि ऊपर जाएगा। अब देखिए क्या है रिलैक्सेशन डायस्टोल, यानी कि जब हृदय विस्फार होगा यानी कि फैलेगा, तब क्या है कि ये जो है गर्द यानी कि स्ट्रेस टेंशन, इसका मतलब क्या हुआ आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। जब क्या है कि पल्स हार्ट में सिस्टोल डायस्टोल होता है, यानी कि हृदय का संकुचन और विस्फार होता है, हृदय संकुचित होता है और फिर ये रिलैक्स होता है, जिसको सिस्टोल और डायस्टोल कहते हैं। सिस्टोल होना मतलब हृदय का जो है संकुचन हो जाना, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इसी को सिस्टोल कहते हैं। और जो बीपी देखते हैं वो क्या कहते हैं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक कहते हैं, है ना। देखिए ये क्या होता है ना। तो देखिए यहाँ पे सिस्टोल है, ठीक है। तो सिस्टोल जब करेगा ना तो यहाँ पे ये पिक पॉइंट आप देखिएगा, नोट करिएगा, है ना। यानी कि जो पिक पॉइंट यानी कि जब आपको पल्स मिला, यहाँ पे आपको पल्स मिला, देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे देखिएगा ये पल्स मिला आपको, तो उस समय क्या है कि जैसे ये हृदय सिस्टोल करेगा तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये वाला देखिए सिस्टोल, यहाँ पे आपको नाड़ी मिला, और जब डायस्टोल करेगा तभी नीचे गया, ये तभी नीचे गया, है ना। फिर सिस्टोल करेगा, फिर देखिए यहाँ पे नाड़ी मिलेगा, और डायस्टोल करेगा नीचे आपको आ जाएगा नाड़ी। तो नाड़ी देखिए क्या है कि जब चलता है, जब बात का ही देखेगा तो क्या है कि एक नीचे समय अंतराल पे आपको पल्स मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस प्रकार से चल रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि बीच में जो नहीं है, जैसे 1 2, तो 1 2 के बीच में जो समय लगा, हालांकि जो भी समय लगा तो 0.2 सेकेंड ही लगा, लेकिन लगा तो 0.4 सेकेंड ही लगा, लेकिन लगा तो टाइम तो लग गया। तो इसी कारण क्या है, सिस्टोल और डायस्टोल हो रहा है, इस कारण से पल्स हमें मिलता है यहाँ पे, है ना। तो मैंने बताया है कहाँ कहाँ पल्स मिलता है जी, हाथ में, पैर में, गर्दन में, कहाँ कहाँ मिलता है मैंने बताया। तो देखिए क्या है कि सिस्टोल और डायस्टोल, तो जब सिस्टोल होगा ना तो ये इसका वेव जो बनेगा सिस्टोल होगा, मान लीजिए नाड़ी सिस्टोल हुआ तो ये असेंडिंग पार्ट निर्माण होगा। वेव के 2 पार्ट होते हैं, तो असेंडिंग डिसेंडिंग। तो जब सिस्टोल होगा तो पिक पॉइंट पे यानी कि सिस्टोल होगा जाके, है ना। तो उस समय क्या है जी, प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना, प्रेशर ज़्यादा होगा। फिर दूसरे क्षण क्या है, डायस्टोल होगा, नाड़ी हृदय, है ना, डायस्टोल होगा, तब क्या होगा, हृदय रिलैक्स होगा ना। तो ऐसे होगा हृदय, है ना। जब ऐसे कोई बैलून है तो बैलून को आप दाबेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ऐसे दाबेंगे तो इसका अंदर के मटेरियल क्या होगा, बाहर चला जाएगा, तो बाहर का प्रेशर बढ़ जाएगा ना, है ना, बाहर प्रेशर बढ़ेगा। और फिर इसको आप ऐसे कर दिए तो फिर से क्या आएगी, बैलून में भर गया चीज़ें और बाहर जो गया था वो नीचे आ गया, तो बाहर के प्रेशर कुछ तो कमा, किसी प्रकार से चलता रहता है ना। तो देखिए सामान्यतः हमें पीक यानी कि वॉल्यूम आसानी से फिंगर के कर्वेचर पे पता चल जाता है, परंतु गर्त को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें विशेष मेथड का उपयोग करना पड़ता है ना। गर्त यानी कि लो, है ना, पित्त की नाड़ी पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसके गर्त की पता करने की विधि। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो भी बता रहे हैं ना, ये ब्लड प्रेशर कैसे देखना है इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप कैसे सीख सकते हैं ये देखिए। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये थंब है, इधर हार्ट है, मतलब इधर जो है ना, इधर से नाड़ी जा रहा है जी, ठीक है। मान लीजिए कि इधर से नाड़ी जा रहा है, ठीक है। तो पहला जो है हार्ट के तरफ से, एक मिनट, मिडिल रिंग, हाँ ये जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ फिर से। यहाँ पे इंडेक्स फिंगर है, आई फॉर इंडेक्स होता है, एम फॉर मिडिल होता है, परंतु आई यहाँ पे इंडेक्स नहीं होगा जी, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स नहीं होगा, यहाँ पे रिंग होगा जी, ठीक है, मिस्टेक रहा होगा, है ना। तो हार्ट की तरफ से जब चलेंगे तो पहला उंगली कौन सा मिलेगा, रिंग मिलेगा ना, इंडेक्स तो मिलेगा ही नहीं, इंडेक्स तो आपका तर्जनी उंगली तो बाद में मिलेगा ना सबसे।
तो पहला रिंग मिलेगा, फिर मिडिल मिलेगा। यहाँ पे 2 ही उंगली का प्रयोग करना है जी, ठीक है, 2 ही उंगली का प्रयोग करना है। तो क्या यहाँ पे है जी, देखिएगा, इस उंगली से आपने क्या किया, रिंग फिंगर, रिंग यानी कि अनामिका उंगली, कनिष्ठ उंगली के बगल में, और इससे हम क्या देखते हैं, इससे हम देखते हैं जी कफ की नाड़ी, है ना, कफ दोष पे रखते हैं। और मिडिल को किस पे रखते हैं जी, तो मिडिल को रखते हैं हम पित्त पे। तो रख दीजिए, इस पे रखा जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको जो है आगे क्या करना है कि ये जो रिंग फिंगर है, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, ये रिंग फिंगर है, इसको आपको दाबना है, परंतु मिडिल को नहीं दाबना है। जैसे ऐसे रखिएगा, ठीक है, ऐसे रखिए हाथ, ठीक है। और इसको जो रखने के बाद में रिंग फिंगर ऐसे आप अपना देखेंगे खुद से, है ना, ऐसे देख रहे होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसे हाथ रखिए, है ना, बात पित्त कफ का क्रमशः 200 पे रखिए, है ना, बात दोष पे रिंग, बात दोष पे इंडेक्स फिंगर रखिए, है ना, पित्त दोष पे मिडिल फिंगर रखिए, कफ दोष पे रिंग फिंगर रखिए। और यहाँ पे मैंने बताया रिंग फिंगर को दाबना है, बाकी किसी फिंगर को नहीं दाबना है, क्योंकि वैसे भी आपको रिंग फिंगर पे ट्रिपल एक्सप्रेशर देना होता है। तो दाबिए हल्का हल्का, ऐसे दाबिए, दाबते जाइए। पहले 1 एक्सप्रेशर दीजिए, फिर 2 एक्सप्रेशर दीजिए, फिर 3 एक्सप्रेशर दीजिए। और देखिए, ध्यान दीजिए कि मिडिल फिंगर का नाड़ी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपने 3 गुना प्रेशर दे दिया है रिंग फिंगर पे, फिर भी आपको मिडिल फिंगर पे नाड़ी मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। आपको रिंग फिंगर की नाड़ी दबाते जाना है, हल्का हल्का दबाते बढ़ाते जाना है। और आपको मिडिल फिंगर पे जो है आपको महसूस करना है कि नाड़ी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। किस प्रेशर पे जाकर के नाड़ी मिलना बंद हुआ, किस प्रेशर पे, यानी कि 1 गुना दबाया, 2 गुना दबाया, 3 गुना दबाया, 4 गुना दबाया, 5 गुना दबाया, 6 गुना दबाया, 7 गुना दबाया, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। और देखिएगा एक क्षण आएगा कि रिंग फिंगर को दबाने से मिडिल फिंगर की नाड़ी बंद हो जाएगी। और जहाँ पे बंद हो जाएगा वहीं पे आपको नोट कर लेना है और उसकी ब्लड प्रेशर बता देना है, वहीं पे आपको ब्लड प्रेशर बता देना है जी, ठीक है। क्या बताना है, तो देखिए, अगर आपको यहाँ पे तो कोई डिजिटल मशीन तो है नहीं, है ना, यहाँ पे तो अंदाज़ा लगाना है कि आपने हल्का सा दबाया, बंद हो गया, या ज़ोर से दबाने पे भी, मान लीजिए बीपी लो है तो आपने ऐसा किए और हल्का सा 3 गुना 4 गुना दबाया आपने कि नाड़ी बंद हो गई मिडिल फिंगर की। रिंग फिंगर की दबाया आपने तो रिंग फिंगर में ही दबा दीजिएगा जी। जिसे मान लीजिए इधर से जा रहा था, है ना, मान लीजिए इधर से जा रहा है तो पहले रिंग फिंगर मिलेगा ना, और आपने यहीं पे दाब करके बंद कर दिया तो इधर नहीं ना जाएगा मिडिल फिंगर पे, तो नाड़ी यहाँ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ब्लड जा ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने यहीं पे बंद कर दिया ना, रिंग फिंगर पे ही बंद कर दिया, तो मिडिल फिंगर पे इंडेक्स फिंगर पे कैसे आएगा। तो मिडिल, आपको मिडिल फिंगर पे देखना है जी, बात वाला नहीं देखना है, खास करके मिडिल फिंगर पे देखना है कि आपको रिंग फिंगर को दाबना है और मिडिल फिंगर को वैसे रखना है, देखना है कि भाई किस प्रेशर पे जा करके बंद हो गया। अगर आपको धीरे से दबाने पे ही बंद हो गया, समझिए बीपी लो, और आप दाब रहे हैं 5 गुना प्रेशर दे दिए, 7 गुना प्रेशर दे दिए, और कई बार दाब रहे हैं और फिर भी नाड़ी बंद नहीं हो रहा है, समझिएगा कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, ठीक है जी। इसका ब्लड प्रेशर हाई है, 200 प्लस है। ये सिंपल टेक्निक है जी बीपी देखने का, नाड़ी से बीपी देखने का, मतलब पल्स से आप बीपी देख सकते हैं, परंतु आप कहेंगे एग्जैक्ट हमें बताइएगा 140 है कि 150 है, तो आप ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम इतना बताते हैं ज़रूर कि आपका 140 प्लस ही होगा, है ना, आपका कम ही है, आपका ज़्यादा ही है, ये चीज़ तो मैं बताता हूँ। और 99% लोगों का सही है ना, सही एक्यूरेसी है, मैं बता देता हूँ, है ना, तो लोगों का लगभग सही रहता है। तो वो कैसे रहता है, यही विधि रहता है, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत है, जो मैंने आपको बताया बस अप्लाई कर दीजिए फार्मूला। नाड़ी देखकर बीपी का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन याद रहे नाड़ी से बीपी का सटीक नंबर जैसे होता है ना, नहीं बता सकते हैं। कैसे हो सकता है, वो तो मशीन भी नहीं बता सकता है। अभी देखेंगे तो 125 110 था, 125/85 था, दूसरे क्षण देखेंगे 5-10 आगे पीछे हो गया,
तो एग्जैक्ट तो हर बार कोई नहीं बता सकता है। तो इसलिए क्या है कि नाड़ी से बीपी देखने का मुख्य आधार क्या है जी, देखिए क्या है, अनुमान जो है और वॉल्यूम, टेंशन, फोर्स और दबाव पर बैठना, कितने जोर से दबाने पे बैठ गया नाड़ी, मतलब पल्स जो मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया, इस आधार पे जो है आपको नाड़ी देखना होता है ना, नाड़ी से बीपी देखना होता है। हम ऐसा ही देखते हैं जी, जैसा मैं देखता हूँ वैसा मैंने बताया कि मैं क्या करता हूँ कि उसका जो है पल्स चेक करता हूँ। तो सिंपल यही मैं करता हूँ कि सब देख लेता हूँ, पहले तो गति लेवल, ऑर्गन लेवल, धातु लेवल, इसके बाद बीपी देखता हूँ। तो ऐसा ही करता हूँ कि उसका जो है लेफ्ट या राइट हैंड जो है ना देखता हूँ, और इसको जो है रिंग फिंगर से उसके कफ की नाड़ी को ज़ोर से दाबने का प्रयास करता हूँ, धीरे धीरे बढ़ाता जाता हूँ। अब मिडिल फिंगर को हल्का ही रखता हूँ और इसको मैं देखता हूँ कि मिडिल फिंगर कब बंद हो रहा है। हल्का से दबाने पे बंद हो रहा है, मैं कहता हूँ बीपी लो है, और तेज़ दबाने पे भी बंद नहीं हो रहा है, मैं कहता हूँ बीपी हाई है। यही हमारा टेक्निक है जी, ठीक है। तो पित्त की नाड़ी पे मंडूक गति का गर्त दिखने के लिए रिंग फिंगर को मंडूक के गर्त तक लाना पड़े। एक मिनट, तो यहाँ पे जो है क्या पित्त की नाड़ी पर पित्त की नाड़ी यानी कि मिडिल फिंगर पे है ना, तो मिडिल आपको बीपी देखने के लिए आ गया जी। हाँ तो देखिए आप जो है मिडिल फिंगर पे जो है पित्त की नाड़ी पे मंडूक गति का गर्त देखने के लिए रिंग फिंगर को मंडूक के गर्त तक लाना पड़ेगा। अब देखिए क्या है कि किसी का जो है हमें क्या है कि उसका वो देखना है, गर्त देखना है कि नीचे कितना तक जा रहा है ना। तो आपको जो है इसकी उछाल देखना पड़ेगा, मतलब कोई कितना वो आगे हाई जंप करता है ना, या फिर कोई कितना उछाल हाई जंप करता है, लॉन्ग जंप करता है, तो देखना तो पड़ेगा है ना। तो रिंग फिंगर को इतना प्रेस किया कि मिडिल फिंगर पे पल्स आना बंद हो जाए, इंडेक्स फिंगर पे पल्स आएगी फिर बंद हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 2-3 बातें लिखा। पहले तो बीपी तो आपको देखना जो सिंपल तरीके से होता है मैंने बता दिया, बाकी यहाँ पे है ना बताया गया है ना, लिख दिया गया है ताकि जो पढ़ के सीख सकें। देखिए यहाँ पे ही बताया गया है कि आप जो देखते हैं तो जब रिंग फिंगर को दबाएंगे तो मिडिल फिंगर की बंद हो जाएगा, बात पे नाड़ी मिल सकता है क्योंकि बात का सर्प गति है ना इसलिए, लेकिन बात का भी नाड़ी बंद हो जाएगा धीरे धीरे। और जो प्रेशर मिडिल फिंगर पे पर ऊपर की ओर मिल रहा है वही लिफ्टिंग प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं मिडिल कर्वेचर पे, और जो आ रही है ना वो जो है सिस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है जी, पित्त पे मिलेगा आपको। और डायस्टोलिक प्रेशर जो है क्या है, यदि रिंग फिंगर द्वारा कम प्रेशर से ही मिडिल फिंगर पे आने वाला पल्स बंद हो जाए तो समझिएगा डायस्टोलिक प्रेशर भी क्या है कि कम होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, कम होगा जी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रिंग फिंगर है जी, यहाँ पे देखिए सही है, आई मिडिल फिंगर पे, और आपने जो है नाड़ी को दबाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर एकदम है मेंशन। देखिए क्या है यहाँ पे क्लियर क्या दिख रहा है जी, ये देखिए नाड़ी है, मोटा पाइप है ना, नाड़ी है, इधर से ब्लड जा रहा है, परंतु आपने उंगली कर दिया बीच में, तो उंगली जितना ज़्यादा दाबेंगे तो उतना ही ज़्यादा जो है ब्लड जाएगा लेकिन कम जाएगा। एक आपने पूरा दाब दिया तो पूरा बंद हो गया ना, पूरा बंद हो गया। तो ये जो है आपको कहाँ पे बंद हुआ, कितने प्रेशर में बंद हुआ, ये आपको अनुमान करने का चीज़ है। अनुमान अगर आप करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या है, सामान्यतः पित्त वाले व्यक्ति में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बढ़ा होता है। तो सामान्यता बताया गया है क्या है कि पित्त वाले व्यक्ति में सिस्टोलिक कुछ यहाँ पे डायस्टोलिक है ना,
पित्त वाले व्यक्ति में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों बढ़ा होता है, परंतु यदि पित्त के व्यक्ति का पल्स बहुत कमज़ोर है और टेंशन बहुत ज़्यादा है, अर्थात सिस्टोलिक प्रेशर कम है और डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा मिल रहा हो, तो हमें समझना चाहिए कि व्यक्ति कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है ना, बीटा ब्लॉकर्स ले रहा है, मैंने कुछ मेडिसिन ले रहा है। क्या है जी, यहाँ पे एक लाइन लिखा है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पित्त वाले, जिसका आप देखते हैं कि पित्त प्रकृति है, पित्त विकृति है, जो भी है, और उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों बढ़ा है, परंतु क्या है कि व्यक्ति का पल्स बहुत कमज़ोर है ना, पल्स बहुत कमज़ोर है और टेंशन बहुत ज़्यादा है ना, मतलब जो वैसे रक्त भरा जो है वो ज़्यादा है, यानी सिस्टोलिक प्रेशर कम है, डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा है, ऐसा समझें, है ना, क्योंकि पित्त वाले में तो ज़्यादा रहता ही है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, सिस्टोलिक प्रेशर कम है, डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा है। अगर किसी में आप देखा किसी का सिस्टोलिक तो ठीक ही है ना, या कम है और डायस्टोलिक ज़्यादा है ना, और सिस्टोलिक कम है या फिर बराबर है, मतलब क्या है कि सिस्टोलिक प्रेशर का या तो 120 होना या 120 से कम होना, ऐसा होगा, परंतु डायस्टोलिक प्रेशर 80 से ज़्यादा है तो समझिए व्यक्ति कुछ ले रहा है, हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहा है, ब्लड कुछ तो मतलब क्या है, बीपी आदि गोली खा रहा है, तभी ऐसा होगा। ठीक है जी, तो इसके अलावा जो है ये हो गया प्रेशर का जी, ठीक है, ये हो गया प्रेशर का। इस प्रकार से पता चलता है कि आप जो है प्रेशर से नाड़ी देख करके ब्लड प्रेशर निकालना धीरे धीरे सीख जाएंगे, है ना, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, कोई भी सीख सकता है। अब जो है एक आता है कोलेप्सिंग पल्स, है ना, इसमें क्या है कि जब किसी व्यक्ति में मंडूक गति का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहा है, मंडूक गति मैंने बताया था पित्त दोष का होता है, प्रकृत गति होता है मंडूक, अब मिडिल फिंगर के मिडिल कर्वेचर पे बहुत तेज़ी से स्पाइक मिल रहा है, परंतु गर्त बहुत कम हो, अर्थात रिंग फिंगर द्वारा बहुत कम प्रेशर से ही मंडूक गति मिडिल पे बंद हो जाती है। मान लीजिए कि आप ऐसे देख रहे हैं जी, ठीक है, ऐसे नाड़ी देख रहे हैं, ठीक है, देखिए ऐसे, और किसी का जो पल्स मिल रहा है पित्त पे, और ये मंडूक ना बहुत ज़्यादा उछल रहा है मिडिल फिंगर के मिडिल कर्वेचर पे, परंतु आपने रिंग फिंगर दबाया बीपी देखने के लिए, तो ये हल्के से ही दबाने पे बंद हो गया। क्या है ये, इसका मतलब है सिस्टोलिक प्रेशर वेरी हाई बट डायस्टोलिक प्रेशर वेरी लो। तो इस प्रकार के नाड़ी को हम कोलेप्सिंग पल्स कहते हैं, और इसका कुछ जो है सिम्टम भी होता है इस प्रकार से नाखून वगैरह में। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति का पल्स रेट ज़्यादा है, अब देखिए अगर किसी व्यक्ति का पल्स रेट ज़्यादा है, 140 है, 150 है पल्स रेट, 120 है, वैसे तो सिंपल पल्स रेट 70-80 होना चाहिए, लेकिन 90 है, 100, 110, 120, 130, 140 जो भी है इतना है, लेकिन नाड़ी की उछाल एम्पलीट्यूड कम है, तो क्या है जी, रोगी अवश्य ही पैरासीटामोल को लिखा रहा है। ये आप फिर कह दिया आपने, क्या जी पल्स रेट ज़्यादा है और नाड़ी की उछाल कम है, ऐसे कैसे? तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है रोग को दबाया है, पैरासीटामोल गोली खा रहा है, बीपी गोली खा रहा है, शुगर की गोली खा रहा है, कोई भी गोली खा रहा है, या फिर उसने रोग को दबाया है, यही चीज़ें रहेगा। ठीक है, और आप देखते ही हैं कि किसी का पल्स रेट बहुत ज़्यादा है, ऐसे किसी का पल्स रेट 140 है, हमने देखा है ऐसे रोगी कहीं, ये 120 ब्लड पल्स रेट तो 120 प्लस है, 130 है, 140 है, परंतु नाड़ी का उछाल एम्पलीट्यूड कम है, यानी बीपी तो लो है, पल्स रेट ज़्यादा है परंतु बीपी लो है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जी बात वृद्धि, यानी कि क्या है, बात उसकी है ना वृद्धि, अग्नि का वृद्धि हो गया है ना, अग्नि बढ़ने से जो है वायु बढ़ा और धातु का क्षय कर रहा है, धातु क्षय। ठीक है, और धातु क्षय तभी होता है जब आपने पैरासीटामोल या फिर कोई भी दवाइयाँ लिया है, रोगों को आपने दबाया है, तभी होगा। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर।
अब आता है नाड़ी का संबंध तापमान से। नाड़ी से देखो तापमान कैसे पता करेंगे, तो ये सिंपल है, मैंने पहले बताया था। अगर पल्स रेट ज़्यादा मिल रहा है, तापमान बढ़ा हुआ है, अंदरूनी बुखार है, बाहरी बुखार है, जो भी बुखार है, तापमान बढ़ा है, और यदि क्या है कि पल्स रेट कम है, तो समझिएगा कि तापमान नॉर्मल है। तो बात का क्या होता है, शीत गुण। पित्त का गुण क्या है, उष्ण गुण। और कफ का गुण जो है वैसे शीत ही होता है, लेकिन समशीतोष्ण है जी। ठीक है, तो देखिए एक सामान्य व्यक्ति के नाड़ी स्पर्श करने पे क्या मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बात वाला व्यक्ति है, ठीक है, तो यहाँ पे शीत गुण मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बात का गुण होता है, ये कॉमन गुण है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बात के गुण में आपको पता होना चाहिए। पित्त का गुण है उष्ण गुण, और कफ का गुण है जी समशीतोष्ण गुण। तो इसमें क्या होता है कि इंडेक्स फिंगर पर लोएस्ट टेम्परेचर, आप जब नाड़ी देखेंगे तो एक चीज़ और पता चलेगा कि जो बात के नाड़ी है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा है, समझिएगा गठिया है। अब पित्त पे गर्म है, समझिएगा बुखार है। और कफ पे नॉर्मल है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से क्या है, नाड़ी का ये है पता चलता है। और बाकी पल्स रेट से भी पता चल रहा है। बाकी क्या है कि आप नाड़ी यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे गर्म महसूस हो रहा है कि ठंडा महसूस हो रहा है, और कहाँ पे गर्म हो रहा है, कहाँ पे ठंडा हो रहा है ना। तो बात पे ठंडा महसूस होगा ज़्यादातर। और लेकिन क्या है कि जलाव का गति होगा तो फिर तो गड़बड़ होगा, है ना, क्योंकि पित्त प्रकोप कर दिया ना, बात पे पित्त का प्रभाव है। ठीक है जी, तो नाड़ी से अग्नि का ज्ञान होगा। ऐसे अगर तापमान बढ़े तो नाड़ी तेज हो जाती है जी, और तापमान घटे तो नाड़ी धीमी हो जाती है। सामान्य नियम क्या है जी, शरीर का तापमान 1 डिग्री बढ़ने पे नाड़ी लगभग 10 धड़कन प्रति मिनट, बीट्स प्रति मिनट बढ़ जाता है जी। ठीक है, ऐसा ध्यान रखना है। मान लीजिए कि सामान्य तापमान है जी, ठीक है, तो समान 98 जो है 98 फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, तो नाड़ी 72 है। लेकिन बढ़ गया, 98 से हो गया 99, तो एक बढ़ा, तो 72 से कितना चला गया जी, 82 चला गया। ठीक है जी, तो जैसे किसी को बुखार है, तो बुखार जो है ये है 101। अगर मान लीजिए पल्स रेट किसी का जो है 90 से 100 के बीच में है, तो समझिए क्या वो अंदरूनी बुखार है, उसको अंदरूनी बुखार है, कहीं ना कहीं अपने रोगों को दबाया है। तो ये पता चलता है। नाड़ी से तापमान का पता चलता है, नाड़ी से ब्लड प्रेशर पता चलता है ना, और साथ में अग्नि का भी पता चलता है जी। कौन सी अग्नि, तो जठर अग्नि, सब अग्नि का पता चलता है ना। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि नाड़ी परीक्षा से हम उसके तापमान के द्वारा व्यक्ति के अग्नि बल का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अग्नि बल यानी कि जठर अग्नि, भूताग्नि, धात्वाग्नि, ये सब। यदि बात की नाड़ी पे सामान्य से ज़्यादा शीतलता प्राप्त हो, जैसे आपने ऐसा नाड़ी देखना शुरू किया है ना, और सामान्य से ज़्यादा ठंडा ठंडा लग रहा है इंडेक्स फिंगर, समझिएगा विषम अग्नि, बात का शीत गुण बढ़ा है। अब पित्त पे अगर ज़्यादा गर्म लग रहा है, सामान्य से ज़्यादा तापमान प्राप्त हो रही है, तो तीक्ष्ण अग्नि, अग्नि तेज हो गई है, जठर अग्नि, भूताग्नि, धात्वाग्नि। और यदि कफ की नाड़ी पे सामान्य से ज़्यादा है ना ठंडा या तो गर्म, है ना, तो समझिएगा मंद अग्नि, या ज़्यादातर ठंडा ही रहेगा, वैसे तो कफ है ना, तो वैसे तो कफ का भी गुण होता है ज़्यादातर शीत ही। ठीक है, वैसे इसको समशीतोष्ण कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से नाड़ी अग्नि का प्रकार, नाड़ी तापमान दोष। तो जैसे मान लीजिए कि अगर अग्नि तीक्ष्ण है तो नाड़ी तेज होगा, तापमान ज़्यादा होगा, और दोष रहेगा पित्त। अगर अग्निमंद है तो नाड़ी भी धीमी रहेगी, भारी रहेगी, तापमान गिर जाएगा, और दोष रहेगा कफ। विषम है तो अनियमित होगा, नाड़ी बदलता रहेगा, और बाद दोष। और सम है तो नाड़ी संतुलित रहेगा, तापमान सामान्य रहेगा, दोष संतुलित रहेगा। तो नाड़ी की उष्णता प्लस गति, अग्नि की स्थिति। ठीक है, तापमान बढ़ेगा तो अग्नि तेज होगा जी, तापमान घटेगा तो अग्नि मंद होगा जी। और अनियमित तापमान विषम अग्नि करता है, अनियमित तापमान। तो क्या है कि आगे जो है यहीं तक है जी सिलेबस। ठीक है, बेसिक कोर्स यहीं तक है। आज के टॉपिक में आपने देखा कि हम जो है कब जो है जैसे तापमान से कैसे अपने शरीर का तापमान या अग्नि का कैसे पता कर सकते हैं, तो पल्स रेट से, है ना, पता कर सकते हैं। हम बीपी कैसे पता कर सकते हैं, तो हम जो है ये वाला तरीका को अपना करके जी। ठीक है, ये रिंग और मिडिल फिंगर को
यूज लाना है जी, मतलब प्रयोग करना पड़ेगा। आप ऐसे नाड़ी देखना शुरू करिएगा और रिंग फिंगर के द्वारा हल्का हल्का दबाना शुरू करेंगे। जैसे मैं देखिए अपना दाबता हूँ, देखता हूँ कितना बीपी आज हमारा। जैसे मैं जो है रिंग फिंगर को 1x प्रेशर दिया, और यहाँ पे 2 ही उंगली देखना है, इंडेक्स फिंगर हटा देना है जी, ठीक है। 2 उंगली से नाड़ी देखना है, बीपी देख रहे हैं तो। एक मिनट, मैं रिंग फिंगर दाब रहा हूँ। 1x नाड़ी मिल रहा है, 2x नाड़ी मिल रहा है, 3x नाड़ी मिल रहा है, 4x नाड़ी मिल रहा है, 5x नाड़ी मिल रहा है, 6x मतलब 6 गुना प्रेशर दाब नाड़ी मिल रहा है, 7x नाड़ी मिल रहा है हल्का हल्का, 8 गुना प्रेशर में नाड़ी बंद हो गया। हमारे ख्याल से हमारा ब्लड प्रेशर जो है लगभग 115 होगा, 110 से 15 के बीच में होगा, 110 प्लस होगा। लेकिन मतलब लगभग ठीक ही होगा हमारे ख्याल से, 110 से 120 के बीच में ही होगा, है ना। अगर मान लीजिए कि 8 गुना 9 गुना 10 गुना भी प्रेशर आपने दाब दिया लेकिन नाड़ी बंद नहीं हुआ, तो समझिएगा कि बीपी बढ़ा हुआ है, 140 प्लस हो गया, 120 प्लस 140 प्लस, जितना ज़्यादा, है ना। एक अनुभव अपने से करना पड़ेगा, ये चीज़ तो हम आपको सिखा नहीं सकते हैं, बस जानकारी दे सकते हैं। अभ्यास करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे बस झट से किसी का बीपी लो है हाई है ऐसे देखें, है ना, हल्का दाबना शुरू करना है और इसको देखना है, हाँ भाई तेरा बीपी लो है, हाँ भाई आपका बीपी हाई है ना, या आपका इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, ये चीज़ें आप क्लियर करने लगेंगे, ठीक है। तो जो ये बेसिक कोर्स इतना ही था, है ना। बेसिक कोर्स में जो है आपको बात पित्त कफ की प्रकृत गतियाँ, अब बात पित्त कफ की विकृत गतियाँ, अब बाकी प्रेशर वगैरह कैसे देना है, क्या देना है, समझाना था, वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया। अब जो शास्त्रों में, जो ग्रंथों में, सारंगधर संहिता, भाव प्रकाश निघंटु में और क्या नाड़ी दर्पण में, नाड़ी विज्ञान में, जो भी ग्रंथ में शास्त्रों में नाड़ी के बारे में वर्णन है वो सब जो है मैंने आपको बता दिया। इतना ही वर्णन है, इससे ज़्यादा वर्णन नहीं है। तो क्या आगे क्लास होगी कि नहीं होगी? तो अभी जो है सिलेबस और है, ठीक है। इतना आपने सीख लिया, इतना ही पर्याप्त है। आगे मैं आपको जो मैं बताने वाला हूँ, जो विशेषता मैं जो करता हूँ चिकित्सा में प्रयोग, वो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है वैसे तो चिकित्सा के दृष्टिकोण से, क्योंकि यही तो है मेन आगे, है ना। इसमें से मुख्य रूप से मैं बताने वाला हूँ जी 5th लेवल, धातु लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस, और आगे मैं बताऊंगा धातु लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस में आप बताएंगे कि रोगी का रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, आर्तव, गर्भ और गर्भ लिंग, यानी प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी है तो उसका जो है लिंग, है ना, ये चीज़ पता करते हैं, और मुख्य रूप से यही पता करता हूँ मैं। और अंतिम होता है 7th लेवल, ऑर्गन लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस। इसमें ऑर्गन वाइज, है ना, इसमें दोनों हाथ में नाड़ी देखा जाता है ना, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था लेफ्ट हैंड में आप जो है हृदय को आप देख पाएंगे, है ना, हृदय को देख पाएंगे, और खास करके बात का नाड़ी के स्थान पे ही हार्ट का होता है। तो उसका पूरा है सिलेबस, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, ये आप कह सकते ईजी ही होता है। जैसे गिरजागत ईजी था वैसा ही कुछ ईजी ही होता है, लेकिन इसको समझना तो पड़ेगा, है ना। तो ये 2 मुख्य रूप से लेवल मैं सिखाऊंगा एडवांस में, है ना, जो शास्त्रों में वर्णन नहीं है, ये केवल और केवल जो है ना, आचार्यों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा जो है ज्ञान प्रदान किया गया, इसके माध्यम से ये चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। उच्च स्तर नाड़ी परीक्षा, एडवांस पल्स डायग्नोसिस, ठीक है जी। और सेकंड लेवल भी बताऊंगा जिसमें पंचबात, पंचपित्त, पंचकफ है, ये भी बताऊंगा, लेकिन आप सभी को अभ्यास करना है तभी इसमें एक्सपर्ट बन पाएंगे। मैं ज़्यादा अभ्यास नहीं करता हूँ इसमें, तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसका, लेकिन आपको अभ्यास बता देंगे, तरीका तो आप सीख ही लेंगे, है ना, अभ्यास बस करना है। बाकी जो है लेवल जो है आगे है इमोशन लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस, जिसमें सतरजतम आता है, और आगे आता है वाइटल एनर्जी लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस, जिसे ओज, तेज, प्राणस कहते हैं। और एक चक्रा लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस भी होता है जी, इसमें चक्रों का जो है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये जो चक्र हैं
उनका लेवल के आधार पे जो है देखा जाता है कौन से चक्र जो है गड़बड़ है ये सब। तो ये जो मतलब क्या थोड़ा इसमें जानकारी रखते हैं तो वो सब थोड़ा और अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सब सीखने का चीज़ है ना। परंतु मुख्य रूप से जो मैं बताऊंगा, मैं क्लियर पहले बोल देता हूँ, धातु लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस और ऑर्गन लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस ये दो मैं देखता हूँ, और बाकी गति लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस ये मैं देखता हूँ, और आप सभी को मैं क्लियरली बता सकता हूँ, स्पष्ट रूप से सिखा सकता हूँ कि ऐसा होता है। चलिए जी ठीक है। तो कल जो है क्लास होगी कि नहीं होगी, कल हम सूचना देंगे, और एक डेमो क्लास रखेंगे जी ठीक है। जिनको भी एडवांस सीखना है ना तो वो सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये बेसिक नहीं सीखे तो एडवांस कैसे सीख सकते हैं, सीख सकते हैं ठीक है, क्योंकि ये अलग ही चीज़ होता है। लेकिन क्या है कि बेसिक चीज़ें तो आनी ही चाहिए, और साथ में क्या है कि पहले ये तो पता चले कि नाड़ी क्या है, कैसे है, कितना प्रेशर, कैसे, ये सब चीज़ बेसिक में ही मैंने सिखाया था, इसमें नहीं सिखाएंगे। लेकिन कोई फिर भी कोई जुड़ना चाहेगा तो जुड़ सकेगा जी ठीक है, कोई बात नहीं, जुड़ सकेगा, लोगों को जोड़ेंगे इसमें ठीक है, जो भी जुड़ना चाहेंगे। तो लगभग जो है आज अपना जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम लगातार जो है आप सभी को क्लास 17 क्लास हो चुका है अब तक जी ठीक है, इसमें 2 डेमो क्लास भी था। तो 17 क्लास में हमने आपको क्या है कि बेसिक पल्स डायग्नोसिस आपको सिखा दिया। अब जो है आगे की, अभी तक जो है आप सभी को जो है जो यूट्यूब पे सुनने वाले हैं, आप सभी को क्या है कि पब्लिक हमारा ये वीडियो है, और आप आगे भी हमेशा रहेगा, लेकिन एडवांस वाला नहीं रहेगा, तभी तो आप हमें डोनेशन दोगे, नहीं तो फ्री सीख लोगे। गुरुदक्षिणा कौन देगा आकर के, है ना। तो क्या है कि गुरुदक्षिणा आकर के दीजिए और सर्टिफिकेट लीजिए और एडवांस सीख के जाइए ठीक है। हर चीज़ हर किसी को नहीं सिखाया जा सकता है, मतलब आप उस चीज़ के पात्र है ही नहीं तो मैं आपको क्यों सिखाऊंगा, है ना। तो अब आपको जो है आगे आकर के इतना चीज़ आपने सीखा ना, अब तो आपको लगता है ना कि आप सीख सकते हो, है ना। तो यूट्यूब पे अभी तक जो है जितने भी क्लास हुए हैं पब्लिक था, लेकिन अब पब्लिक नहीं होगा, अब जो है कुछ गुप्त रहेगी ठीक है। नाड़ी गुप्त ही चीज़ होता है जी, है ना, सब चीज़ को सबको नहीं सिखाया जा सकता है, लेकिन देखिए, है ना, हमने सिखाया आप सभी को, है ना, और भी आगे लोग सीखेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे जो है सिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे नहीं सीख सकता है कोई भी। जितना हमने इजी तरीके से आप सभी को बताया, इतना हमने भी सोचा था आज से जो है 8 साल पहले कि भाई कोई वीडियो मिल जाए, कोई यूट्यूब पे मिल जाए, कोई वैसे ही मिल जाए सिखा दे, भाई कोई नहीं मिला है ना। मैंने कहा कि भाई 1 महीना क्या 1 साल रहूँगा उसके पास, सिखा दे, कोई नहीं सिखाया, क्योंकि सिखाने का तरीका उसको नहीं पता तो कैसे सिखाएगा, या सिखाना नहीं चाहता है तो कैसे सिखाएगा। हमारा दोनों चीज़ था, है ना, कि हम आपको सिखाना चाहते थे और हमारे पास और तरीका था, मैंने आपको सिखा दिया जी। 17 घंटे आपने समय दिया, बस आपने बेसिक चीज़ें सीख लिया। अब आपको अभ्यास बस करना है, आप सीख जाओगे। मैं बता रहा हूँ, जब आप जो है 500 रोगी को देख लेंगे नाड़ी ना, तो आप सीख चुके होंगे नाड़ी। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने 500,000 रोगी का देखा ना, तो अंदर से मैंने बोल दिया, अंदर से आवाज़ आया कि वैद्य बन गया तुम भाई, मतलब तुम नाड़ी वैद्य बन गया, मतलब तुम नाड़ी देखना सीख लिया। अब तुम बताने लगा, तुम एक्यूरेट जो है निकालने लगा रोग को, दोष धातु मलग्नि को बताने लगा, वो अंदर से हमें पता चला। लेकिन जब हमने सीखा था ना, जैसे पढ़ाई कर रहे थे ना, तो हमें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उस समय प्रैक्टिस नहीं थी, है ना, उतनी प्रैक्टिस नहीं थी। 1-2 लोग को देख करना तो ही है, देखते थे, 2-4 लोग को देखते थे, कहीं नहीं भी हो पाता था। लेकिन मैं हमेशा आप सभी को डेली लाइव आकर के, है ना, बोल रहा हूँ, तो आपको देखना चाहिए। और क्या है कि जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीख जाओगे, ठीक है। तो आप देखना, अधिक से अधिक लोगों को देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है जी। चलिए जी ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम एक डेमो क्लास रखेंगे, 1 या 2 जैसा भी, हम 1-2 डेमो क्लास रखेंगे जी, ठीक है जी। हाँ, सभी वैद्यों के लिए डेमो क्लास रखेंगे, और नाड़ी पढ़ाएंगे, नाड़ी पढ़ाने के बाद में आगे भी पढ़ाएंगे, ठीक है जी। आगे भी नाड़ी पढ़ने के बाद में क्या पढ़ाएंगे जी, मलमूत्र परीक्षा। इसका मेरे पास सिलेबस पूरा बना हुआ है, आप सभी देखना चाहते हैं? चलिए मैं आपको देखिए सिलेबस दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए वर्ड फाइल में आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट।
मेरे पास आगे का पूरा सिलेबस है, ठीक है। आप सभी बस तैयार रहिए पढ़ने को, मैं पूरा पढ़ाता जाऊंगा, देखिएगा। ये बर्ड फाइल है ना, हाँ। रोगी रोग परीक्षा, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आगे मैं आपको नाड़ी परीक्षा पढ़ाने के बाद में क्या पढ़ाऊँगा, देखिए सिलेबस देख लीजिए अपना। देखिए जी, नाड़ी परीक्षा पढ़ाने के बाद में मैं आपको मूत्र परीक्षा पढ़ाऊँगा। देखिए मूत्र परीक्षा का बहुत ही शानदार सिलेबस मैंने तैयार किया है, ये भी लगभग 5-6 दिन का क्लास है ये, ठीक है। तो मूत्र परीक्षा आपको सीखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मूत्र परीक्षा, लगभग 4-5 दिन का क्लास होता है, ठीक है। फिर मैं आपको मल परीक्षा सिखाऊंगा, मल परीक्षा कैसे करते हैं, तो मल परीक्षा आपको सिखाऊंगा। फिर मैं आपको जो है मल परीक्षा सिखाने के बाद में आपको जीव परीक्षा सिखाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बताया गया है नाड़ी और जीव परीक्षा करने के लिए तो आना ही चाहिए, तो नाड़ी परीक्षा में सिखाऊंगा पूरे एकदम तरीके से, है ना। फिर मैं आपको नाड़ी परीक्षा के बाद में आपको जीव परीक्षा, हाँ जीव परीक्षा के बाद में आपको क्या है कि ये भी 4-5 दिनों का क्लास रहता है ना। जीव परीक्षा के बाद में आपको ये बड़ा टॉपिक रहेगा शायद, शब्द परीक्षा सिखाऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शब्द परीक्षा। फिर स्पर्श परीक्षा सिखाऊंगा, इस प्रकार से जो है पूरा 10 अष्टविध परीक्षा सिखाऊंगा। फिर आपको 10विध परीक्षा सिखाऊंगा, बहुत सारे टॉपिक है अपने पास, ठीक है जी। चलिए सिलेबस मैंने दिखा दिया, तो आज के लिए बस इतना ही। आप शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शिवरात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय वेद। ओम सम।